हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी का। और आई होप इस चैप्टर में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर को समझने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उन सभी चीज़ों पर वर्क करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा उस डाटा को, उस नॉलेज को, और आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में फिर अच्छे से आएंगी। सबसे पहले तो समझो सेल क्या है। तो सेल क्या होता है, सेल कैसे काम करता है, उसके क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब ये बात भी हमें पता है कि सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है भाई सेल को? क्योंकि सेल की एक लाइफ स्पैन होती है। अगर आपने बचपन से पढ़ा है अपनी एनसीईआरटीज में, तो जूनियर क्लासेस में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा आरबीसी की 120 डेज की लाइफ साइकिल होती है। ऐसे ही बहुत सी सेल्स हैं। एक प्रोकैरियोटिक की सेल ले लीजिए, बैक्टीरिया की सेल। उस बैक्टीरिया की सेल को भी डिवाइड करना है। और इनफैक्ट आपने एग्जांपल्स में अमीबा के बारे में भी पढ़ा होगा, अमीबा की सेल भी किस तरीके से डिवाइड करती है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से सेल में डिवीजन होता है। तो यहां पर सेल साइकिल का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन मतलब एक सेल दो में डिवाइड कर गई। लेकिन जब हम कहते हैं पूरी सेल साइकिल, तो उसका क्या मतलब है? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जहां पर सेल का जीनोम पहले डुप्लीकेट करेगा। जीनोम का मतलब हो गया डीएनए। डीएनए कंटेंट को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। अगर डीएनए डबल ही नहीं होगा तो जब सेल डिवाइड करेगी तो इक्वल प्रोपोर्शन में भी तो डीएनए जाना चाहिए ना। ऐसे में सिंथेसिस होगी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। सेल के जितने ऑर्गेनल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में बोलूं तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। और उसके बाद फाइनली एक सेल डिवाइड करेगी, दो डॉटर सेल्स बनेंगी, और इस पूरे साइकिल को हम बोलेंगे सेल साइकिल। मतलब वो सारे इवेंट जहां जीनोम मल्टीप्लाई कर रहा है, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली सेल डिवाइड हो रही है। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में देखो, एक मदर सेल दिखाई हुई है। इस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स दिखाए हुए हैं, ये दो क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स जब आपको दिखाए गए तो आपको दिखाया गया कि फिर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद सेल साइकिल में ये डिवीजन होना शुरू हुआ और लास्ट में दो डॉटर सेल्स बन गई। सो दिस इज द सेल डिवीजन, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेल साइकिल का अब हम पढ़ेंगे। तो पॉइंट ये आता है कि ये सेल डिवीजन होता ही क्यों है? इसके होने का कारण है सेल का ग्रोथ होना। सेल अपने आप में ग्रो करेगी, पहला पॉइंट। और ग्रो करने के बाद सेल मैच्योर होगी। मैच्योरिटी के टाइम पर उसका जो वॉल्यूम है सेल का, और जो उसका रेशियो है सरफेस एरिया के साथ, इसको मेंटेन करने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड होना पड़ेगा। इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। और जब सेल डिवाइड करेगी तो बॉडी की ग्रोथ होगी, प्लस जो भी इंजरी हो जाती है टिश्यूज के अंदर, उन टिश्यूज की इंजरी को भी सही करने के लिए, जो सेल्स वॉर्न आउट हो गई हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन करना जरूरी है। तो ये सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन होना, सेल का ग्रोथ होना, ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, और करेक्ट डिवीजन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्रोमोसोम्स या डीएनए कंटेंट जो भी रेप्लिकेट हुआ है वो करेक्ट ऑप्टिमम क्वांटिटी में इक्वली डिवाइड नहीं होता है, तो इन दैट केस बहुत सारी यहां पर कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं इंडिविजुअल के लिए। ठीक है ना। तो इन सब चीजें के लिए भी करेक्ट सेल डिवीजन होना जरूरी है। अब सेल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, इसको मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। इसमें दो फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है इंटरफेज, और दूसरा फेज होता है जिसे हम कहते हैं एम फेज। इंटरफेज के भी अपने कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है G1 स्टेज, दूसरी स्टेज होती है S स्टेज, तीसरी होती है G2 स्टेज। तो स्टूडेंट्स ये अभी हम डिटेल में देखेंगे कि G1, S और G2 क्या होता है इन स्टेजेस में। बट इस साइकिल को ध्यान से देखिए, तो ये रहा G1 स्टेज, ये S स्टेज, ये G2 स्टेज, और यहां तक क्या हो रहा है? यहां तक सेल डिवाइड अभी तक हुई नहीं है। मतलब अभी तक सिर्फ प्रोसेस चल रहा है कि सेल डिवीजन करना है, लेकिन एक्चुअली में एक्चुअल डिवीजन जो हमें अपनी आंखों से दिखता है वो होगा एम फेज में।
ठीक है। और एम फेज के भी कुछ स्टेजेस हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले जो इसमें जो फेजेस हैं उसमें दो फेजेस इंटरफेज और एम फेज को हमें देखना है, और इस वीडियो में मैं आपको इंटरफेज के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो ड्यूरेशन है इस पर्टिकुलर सेल के डिवीजन होने का, जो ड्यूरेशन है ये वेरी करता है। अगर हम देखें किसी यूकैरियोटिक सेल के लिए, तो यूकैरियोटिक सेल कम से कम नहीं तो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है। वहीं अगर यीस्ट की सेल देखो तो 90 मिनट्स में डिवीजन करती है, और एक बैक्टीरिया की सेल तो कुछ ही मिनट्स देती है और मल्टीप्लाई कर जाएगी। ऐसे में आपको ये पता है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये चीज वेरी करेगी, बट प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। इंटरफेज, अब इंटरफेज कैसा फेज है स्टूडेंट्स? इंटरफेज जो है मोस्ट एक्टिव फेज है, मोस्ट एक्टिव फेज। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इंटरफेज मोस्ट एक्टिव फेज कैसे हुआ, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि यहां पर सेल डिवाइड होती हुई नहीं दिखेगी। कुछ ऐसा समझ लो कि सेल डिवाइड करने के पहले जो प्रिपरेशन है वो सारी प्रिपरेशन इंटरफेज में होती है। डिवीजन के टाइम पे तो सिर्फ बंटवारा होगा एक इसको, लेकिन उस सब चीजों को मल्टीप्लाई करना, उन सब चीजों की पीछे तैयारी करना, वो इंटरफेज में ही होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव करती हैं सेल को, और ये सारी चीजें इस इंटरफेज फेज में ही हो रही होती हैं। इंटरफेज एक टाइम लैप्स फेज है बिटवीन एम फेज और सक्सेसिव डिवीजन में। इंटरफेज जो है प्रिपेयर करता है कि भाई डिवीजन कैसे होना चाहिए, सेल बहुत तेजी से वहां ग्रो करेगी, और डीएनए रेप्लिकेशन भी इंटरफेज में ही होता है। तो सारी तैयारी जितनी भी होनी है वो इंटरफेज में होगी। इस फेज को हमने डिवाइड किया है फर्दर 3 फेजेस में, गैप 1 फेज, एस फेज और गैप 2 फेज। तो ये G1 और G2 जब मैं लिखता हूं तो G स्टैंड्स फॉर गैप, ठीक है। तो गैप 1 बोलूंगा, एस बोलूंगा और गैप 2 बोलूंगा। ये इसी सीक्वेंस में आते हैं, पहले G1 आता है, फिर एस आता है, फिर G2 आता है। अब G1 फेज पे क्या हो रहा है? तो G1 फेज आपको देखो ये यहां पर हमें सबसे पहले G1 फेज यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेल ने डिवाइड होने की सोची, सेल ने डिवाइड होने की कोशिश करी यहां पर। अब G1 फेज में होता क्या है देखिए, ये एक फेज है जो माइटोसिस फेज और डीएनए रेप्लिकेशन फेज के बीच में आएगा। मतलब आप देखिए कि एक तरफ एम फेज है, फिर G1 फेज आएगा और उसके बाद एस आएगा। तो एम फेज और एस फेज के बीच में कौन सा फेज पड़ रहा है? गैप 1 फेज। गैप 1 फेज में क्या होगा कि जो भी सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है एमआरएनए की और प्रोटीन बनने की, वो सारी चीजें यहां पर जो है प्रिपेयर होंगी। ऐसे में सेल अगर एक बार G1 फेज को पार कर जाए तो फिर सेल डिवीजन होगा ही होगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि सेल डिवीजन फिर बीच में रोका जा सके। फिर कोई और मेथड हो तो सेल डिवीजन रुकेगा, नहीं तो जनरली पूरा सेल डिवीजन फिर होता ही है। इसमें सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, लेकिन क्या यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? नहीं, यहाँ पर जो है सिर्फ प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी और बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी सेल, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है, तो सेल बहुत एक्टिव है। एक बार G1 फेज में जब बहुत सारे प्रोटीन्स बन जाते हैं तो वो साइकिल जाती है, वो सेल जाती है एस फेज में। एस फेज में जाने के बाद यहां होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि जो डीएनए का अमाउंट है वो अगर 2C है तो वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 4C हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में डीएनए के सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन हो रही है। स्टूडेंट्स याद करो, मैंने चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ाया हुआ है कि क्रोमोसोम हमें कब दिखते हैं। तो क्रोमोसोम्स हमें तब दिखते हैं जब सेल एक्चुअली डिवाइड करना शुरू करती है, मतलब एम फेज में। इंटरफेज में क्रोमोसोम्स अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इंटरफेज में एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर भी क्या डबल हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत है आंसर। यहां पर सिर्फ डीएनए अमाउंट डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर दे विल रिमेन अनचेंज, इनका नंबर डबल नहीं होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोम जो है नंबर इनका सेम रहता है, सिर्फ डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट करता है। इस पर नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनफैक्ट, और इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में आपसे थ्योरी में भी पूछ सकता है। तो एस फेज में ध्यान रखेंगे, एस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है डीएनए रेप्लिकेशन।
इसके बाद आते हैं G2 फेज। अब G2 फेज में जो भी प्रिपरेशन बाकी रह गई है वो सारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स बनने हैं वो प्रोटीन्स बनेंगे, जो भी सेल ऑर्गेनल्स को डिवाइड करना है, बनाना है, वो सब पार्ट यहां पर होगा G2 फेज में। एक्स्ट्रा प्रोटीन्स का बनना, ऑर्गेनल्स का मल्टीप्लाई करना और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना कि दोनों सेल्स में वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया जा सके और माइटोसिस के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इंटरफेज के और इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेज एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक्टिव प्रोसेस है। अब अगर इसके बाद हम देखें तो एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं G0 फेज या क्विसेंट स्टेज। इसे मैं फिर से डायग्राम में दिखाऊंगा। देखो इस डायग्राम में यहां पर ये G0 फेज या क्विसेंट स्टेज दिखाई हुई है। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि मान लीजिए सेल साइकिल चल रही है और सेल के लिए डिसीजन ये लिया जाता है कि सेल ये डिसाइड करती है मुझे और डिवीजन नहीं करना, मैं तो भाई अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट करूंगी। तो जब सेल डिवीजन नहीं करना चाहती और वो रेस्ट स्टेज में चली जाती है तो उसे हम कहते हैं G0 स्टेज। यहां पर सेल कौन सी स्टेज में है? G0 स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में। ये सेल डिवीजन का पार्ट नहीं है, सेल रिलैक्स मोड में है। ऐसे में ये बोलते हैं कि अगर G0 स्टेज से आगे निकल जाए ये जो है सेल और G1 फेज के आगे आ जाए तो ये सेल डिवीजन फिर कंप्लीट होकर ही रहेगा, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दिस सेल। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में देखा गया कि मेनी सेल्स दे डू नॉट डिवाइड। कौन कौन सी सेल्स हैं? अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो हार्ट की सेल्स हैं, वो बहुत ओकेजनली डिवाइड करती हैं। न्यूरॉन की सेल्स हैं, जब वो एक बार मैच्योर हो गई तो उसके बाद डिवीजन उनमें नहीं होता। ऐसे में कुछ सेल्स होती हैं जो इनएक्टिव फेज में चली जाती हैं, जिसे हम कह सकते हैं G0 फेज या क्विसेंट स्टेज। ये वर्ड याद रखिएगा, क्विसेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्विसेंट का मतलब बोलूंगा देयर इज नो एक्टिविटी ऑफ सेल डिवीजन टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये यहां पर मैंने इस डायग्राम में भी दिखा दिया है। अब ये पूरे को सम अप करें तो G1 फेज है। G1 फेज में क्या हो रहा है? G1 फेज में जो भी सेल के कंपोनेंट्स हैं वो सब डिवाइड कर रहे हैं, प्रोटीन बन रहा है। सेल ने डिसीजन लिया अगर अरेस्ट करना है तो G0 फेज में चली जाएगी, लेकिन अगर वो S फेज में आई तो यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ दी DNA हो रहा है, तो DNA डुप्लीकेशन। ठीक है, क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। G2 फेज में और फर्दर मल्टीप्लिकेशन होती है, कुछ एरर्स तो नहीं हुए, कुछ रिपेयर करने की जरूरत है, कुछ ऐसे प्रोटीन और फर्दर बनाने की जरूरत है, ऑर्गेनल्स बनाने की जरूरत है, वो सब चीजें G2 फेज में होती हैं और इसके बाद शुरू होता है M फेज। M फेज में अगर मैं बताऊं तो M फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन जब एक्चुअल होता है तो उसके भी दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है कार्योकाइनेसिस और दूसरा स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस। अब ये वर्ड जो कार्यो है इसका क्या मतलब होता है? याद करिए, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। और जब मैं पीछे लगा देता हूं काइनेसिस, इसका मतलब होता है डिवीजन। तो अब बस वर्ड्स हमारे सामने क्लियर हैं। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ऐसे में सबसे पहले क्या होगा? सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कार्योकाइनेसिस फर्स्ट, और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इनफैक्ट बहुत से टाइम्स तो साइटोप्लाज्म डिवाइड भी नहीं करते और एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस भी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ कार्योकाइनेसिस। इसको हम पढ़ेंगे अपने माइटोसिस वाले टॉपिक के अंदर। तो यहां तक का इंट्रोडक्शन हमें बताता है कि इंटरफेज क्या है, एम फेज में दो स्टेजेस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन माइटोसिस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।